सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया और मैं हूं अरबाब जहांगीर। आईसीसी वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान ने अपना दूसरा बड़ा मैच भी जीत लिया। पहले भारत को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद दुबई में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और आज शारजा में मैच हुआ। विकेट थोड़ी स्लो थी, पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पाकिस्तानी कौम को ये तवक्को हो चुकी थी और ये उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीतने में कामयाब भी हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसानी से हुआ नहीं। 134 रन का बज़ाहिर एक आसान नजर आने वाला हदफ पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था और एक मौके पर 87 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 15 ओवर्स का खेल उस वक्त हो चुका था। वो भला हो शोएब मलिक और आसिफ अली का, जिन्होंने आखिरी लम्हात में इस जीत को मुमकिन बनाया। लेकिन अब जिस तरह मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, जिन पर बहुत ज़्यादा टीम रिलाई करती है, वो जिस तरह नाकाम हुए तो एक सवालिया निशान ज़ाहिर है कि खड़ा हो चुका है। फिर बॉलिंग लाइन में हसन अली एक वीक लिंक के तौर पर इस वक्त ओपोनेंट टीमों के सामने आ रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने ज़्यादा रन दिए थे, सबसे ज़्यादा 40 से ज़ायद, और आज भी 3 ओवर्स में 26 रन उन्होंने दिए और उनका कोटा भी पूरा नहीं करवाया गया। अब आगे निस्बतन आसान मैचेस हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया से। ज़ाहिर सेमीफाइनल तक पाकिस्तान आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाएगा तो वहाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी किसी टीम से पाकिस्तान का सामना होगा। तो अब इस वक्त जिस तरह आज पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाई है, कहाँ पाकिस्तानी टीम इस वक्त लैग कर रही है। और ज़ाहिर जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से खेले बगैर वापस चली गई थी तो आज के इस मैच की भी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। उम्मीद ये थी कि बहुत टेंस माहौल में मैच होगा। गो के पाकिस्तानी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा स्कोर नहीं करने दिया और इसीलिए बैटिंग लाइन के लिए भी आसान हुआ। शारजा की विकेट यहाँ पर ड्यू फैक्टर की तवक्को की जा रही थी, लेकिन वो उस तरह से करामत साबित हुआ नहीं। और अगर आसिफ अली और शोएब मलिक अपना इख्तितामी लम्हात में रोल प्ले नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल भी पैदा हो सकती थी। अब ज़ाहिर है ये जीत तो हमें मिल गई है, 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान के इस वक्त 4 पॉइंट हो गए। ग्रुप में पाकिस्तान इस वक्त टॉप पोजीशन पर है, लेकिन कहाँ कोई कमी या खामी रह गई? क्या बाबर आजम की कप्तानी आज बेहतर थी या उसमें भी कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब कैसे इसको रिकवर करना होगा? मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, आज उन्होंने 2 विकेटें भी ली, लेकिन फॉर्म में उनकी बैटिंग फॉर्म बड़ा सवालिया निशान है। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और हारिस रऊफ ज़ाहिर इस टूर्नामेंट में एक सुपरस्टार बन सकते हैं जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है। पहला ब्रेक थ्रू पाकिस्तानी टीम को दिलाया, फिर मजमूई तौर पर 4 विकेटें भी वो हासिल करने में कामयाब हुए। तो आगे पाकिस्तानी टीम कहाँ तक इस टूर्नामेंट में जा सकती है? क्या अब आज की जीत के बाद यकीनी तौर पर टीम टूर्नामेंट की जीतने वाले कंटेंडर्स में शामिल हो गई है? एक हॉट फेवरेट टीम इसको कहा जा करते हैं। पीजे मीर साहब, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पीजे मीर साहब, ज़ाहिर है मैच तो पाकिस्तानी टीम आज भी जीत गई, दुबई में भी जीती, शारजा में भी जीती, लेकिन आज ये उतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी जो लेवल पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सेट कर दिया था। तो उम्मीद आप कर रहे थे एक फाइटिंग मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत छोटे स्कोर पर भी हमेशा हमने देखा है जान मारती है अपनी टाइट बॉलिंग से, अपनी ज़बरदस्त फील्डिंग से। तो पाकिस्तानी टीम 15वें ओवर तक तो 50-50 मैच लग रहा था, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम जीत गई, लेकिन कुछ कमियां, कुछ खामियां आपको महसूस हुई आज के मैच में? जी देखें, मैच एक्चुअली आज हुआ है पाकिस्तान का पहला, बिकॉज जो पहले आप कहें तो देखें ना, 2 प्लेयर्स आउट नहीं हुए थे पिछले मैच में, बॉलर्स जो हमारे बैट्समैन हैं। अब बात आती है आज आपके सारे 5 नंबर 5-6 तक आपके बैट्समैन खेले, लेकिन कैसे खेले ये मैं समझता हूँ कि अभी ये एक ग्रूव में आएंगे, एक रिदम में आएंगे और अच्छा हुआ है कि हमारी विकेट्स गिरी हैं और इन लड़कों को आगे सामना करना पड़ा है। और वो क्यों, 135 डूएबल है, लेकिन जैसे आपने कहा है ये एक, मैं समझता हूँ इसमें क्राइसिस भी आ सकता था। एक मौके के ऊपर हम फंस भी गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक ये पे ऑफ कर गया। अब्दुल हफीज़, मैं समझता हूँ मोहम्मद हफीज़ ये अनलकी रहा है, बहुत अनलकी रहा है। खेला बहुत अच्छा है, पहला आते ही उसने छिक्का मारा और उसके बाद उसने अपने आप को पेश किया। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, मैं समझता हूँ ये आउटस्टैंडिंग कैचेस में डीप के अंदर कहीं भी आपको वर्ल्ड क्लास में मिलेंगे। तो भी एक ये ठीक है, और इसको मैं कहूँगा फेयर कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल, और द फील्डर गेट्स ऑल द क्रेडिट फॉर इट। अब बात आती है बाकियों की। आसिफ बहुत अच्छा खेला, एक रेयर गार्ड एक्शन उसका, और जो सपोर्ट शोएब ने दी है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शोएब और हफीज़
इनका टीम में होना अब मैं समझता पीजे मीर साहब ये वही शोएब मलिक हैं जिनको इब्तिदाई स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया गया था, फिर बड़ा प्रेशर मीडिया की तरफ से आया, सिलेक्शन कमेटी पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, साबिक खिलाड़ियों ने भी आवाज़ उठाई, शोएब अख्तर ने बड़ी आवाज़ उठाई अपने यूट्यूब चैनल पर भी, पीटीवी स्पोर्ट्स पर भी, कि शोएब मलिक को आपको लेकर जाना है, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और आज ये साबित भी हुआ कि जिस तरह की ये पिचेज़ हैं वहाँ पर आप सिर्फ जाते ही हिटिंग नहीं कर सकते, आपको शोएब मलिक और हफीज़ वाला एक्सपीरियंस वहाँ दरकार होगा। जी बिल्कुल ठीक है अरबाब, मैं समझता हूँ कि इसमें रमीज़ राजा को क्रेडिट दें कि जिसने कंसेंट किया कि दोबारा इसकी सिलेक्शन होगी और ऐसे लड़के जाएंगे। इसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि जी पुराने प्लेयर्स हम नहीं लेंगे, ये होगा फलाना होगा, और फिर उसके बाद जब चेंज हुआ आपके सामने रिजल्ट है। लेकिन ये अभी ये सीरीज़ ये जो है T20 ख़त्म नहीं हुआ है। देखें ना, हमारा अल्टीमेट गोल है टू विन द ट्रॉफी। हमने हिंदुस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन वी नीड टू बी परफॉर्मिंग लॉट बेटर। आपने हसन अली का जिक्र किया, इन कंपैरिजन टू शाहीन अफरीदी आप देखो कि ब्लॉक होल में अंदर तो गेंद ही नहीं करता ये अभी हसन। अब इसको जो आपका कोच है इसको चाहिए कि इसको बताए कि आप डेथ के ऊपर आप ब्लॉक होल में गेंद करते हो, आप शॉट ऑफ लेंथ नहीं करते हो, बिकॉज ये T20 है, दिस इज़ नॉट अ 40 ओवर 50 ओवर गेम। इसमें तो हिट लगनी है, और एक बॉलर कोई जो वो कहते हैं ना क्रिकेट टर्म्स में लपेटे पे आ गया, वो तो आ गया। सो यहाँ आपको बड़ी सोच के और समझ के बॉलिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं समझता हूँ हसन अली, आपने सही कहा, इस वक्त एक वीक लेंगे, बट आई होप ही गेट्स बेटर सही, एंड ये इवेंचुअली आपको रिजल्ट भी देगा ये। ठीक है, तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये आसिफ अली जब टीम में इनको शामिल किया गया था बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी टीम पर, लेकिन रमीज़ राजा को और कुछ साबिक प्लेयर्स को भी ये एतमाद था कि ये परफॉर्म करेंगे। गो के इंटरनेशनल मैचेस में इससे पहले इनकी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन आज का मैच जिस तरह इन्होंने जिताया है तो वो रमीज़ राजा का जो एतमाद था उस पर पूरे उतरे हैं। देखें अरबाब, पीजे मीर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि रमीज राजा को हमें इसलिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि रमीज राजा से कप्तान ने कहा कि मुझे आसिफ अली चाहिए, उन्होंने कहा कि आप आसिफ अली ले लें। बाद में जो पहली टीम अनाउंस हुई थी उसमें शोएब मलिक, सरफराज अहमद और फखर जमान नहीं थे। कप्तान फिर पीसीबी चेयरमैन के पास गए, ये लम्स में 4-5 दिन पहले रमीज राजा ने खिताब किया, उन्होंने खुद ये बात कही है कि कप्तान ने मुझसे जो प्लेयर्स मांगे मैंने उनको दे दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम आपकी मर्जी के प्लेयर दे रहे हैं, लेकिन आपने हमें अच्छा परफॉर्म करके देना है। सही, रिजल्ट उनको अपनी मर्जी का चाहिए फिर। जी हाँ, कप्तान और रमीज राजा ने ये भी कहा कि मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जो पुराने इंटरव्यूज उठाएंगे तो मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कप्तान मांग रहा था तो मैंने कप्तान की जो थी बात को माना। और आज आप देखें कि आसिफ अली ने जिस तरह 27 रन बनाए हैं, गालिबन 12 गेंदों पर 3 छक्के बड़े बहुत वाइटल थे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को अब आप देखें कि हर मैच में एक यंग प्लेयर जो है वो हीरो मिल रहा है। पिछला मैच हमें शाहीन शाह अफरीदी ने जितवाया, आज हारिस रऊफ ने जितवाया। हालांकि भट्टी साहब, पिछले मैच में रिजवान की परफॉर्मेंस को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। ज़ाहिर है 151 में से वो 80 रन यानी 60-65% रन और फिर नॉट आउट रहते हुए जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की वो भी काबिल तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं कि रिजवान और बाबर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आप देखें कि ऊपर से जो पहला स्पेल था शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने पहले रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया, फिर केएल राहुल को बोल्ड किया। ये दो बैट्समैन वो बैट्समैन थे जो इंडियन बैटिंग के सुतून थे। फिर जब सेकंड स्पेल में आए तो उन्होंने फिर विराट कोहली को आउट किया। तो शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच उस मैच में रहे। और आज आप देखें कि हारिस रऊफ ने 22 रन देकर 4 विकेटें ली। तो मेरे ख्याल में आज थोड़ी पाकिस्तान की टीम ने हिचकोले खाए हैं, थोड़ा अपने जो शायकीन है उनको एज यूजुअल थोड़ा मुश्किल में डाला, लेकिन फिनिश पाकिस्तान की टीम ने अच्छा किया। मेरा ख्याल एज ए सीनियर प्रो शोएब मलिक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, शोएब मलिक ने शुरू में तो फंस कर खेल रहे थे, लेकिन आखिर में जिस तरह आसिफ अली को भी खिलाया, खुद भी मैच उन्होंने फिनिश किया, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। लेकिन हमें अब जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये खासा रहा है कि हम अच्छा खेलते हैं फिर हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी टूर्नामेंट का हम फंस कर स्टार्ट लेते हैं तो हम आखिर तक चले जाते हैं, और जब हम बड़ा जबरदस्त स्टार्ट तो 99 की तरह लेते हैं कि सारे ग्रुप मैचेस जीतते हुए आते हैं, तो फिर एक मैच ही हमें कहीं बाहर भी करते हैं। पीजे मीर साहब, ये इतना
कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव, ये मोराल इतना हाई, जब टीम जा रही थी दुबई, उससे पहले इमरान खान साहब से उनकी एक मुलाकात हुई थी, क्या उस मुलाकात ने कोई ऐसा इम्पैक्ट डाला, कोई खान साहब ने इनको कुछ बताया कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पूरा 100% आपको जाके देना है, कोई रिजल्ट की आप परवाह ना करें? उस मुलाकात से कोई फ़र्क पड़ा है, या रमीज़ राजा जब आए तो उनका वो एक एग्रेसिव माइंडसेट कि उन्होंने फ़ौरन मैथ्यू हेडन को और वर्डन फिलेंडर को एज कंसल्टेंट, एज बॉलिंग कोच लगाया टीम के साथ, तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा इस टीम पर? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडियन कमेंटेटर्स और एनालिस्ट वो हमें तनकीद कर रहे थे कि जी आपके कभी कोच चले जाते हैं लास्ट मिनट में, कभी आपकी टीम चेंज हो जाती है, तो उस पर काफ़ी ये बातें हो रही थी। देखें, जब शाहिद अफरीदी खेलते थे तो आसिफ इकबाल, मैं और हम ये बिशन बेदी जब हम करते होते थे प्रोग्राम, तो हमने इसका नाम रखा था लाइसेंस टू थ्रिल। अच्छा, अब हम पूरी टीम को कहते हैं लाइसेंस टू थ्रिल, पर्टिकुलरली इस मैच के अंदर, क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच बन सकता था, बन गया था, बनना क्या था, बन गया था। लेकिन यहाँ एक और जो चीज़ है कि आपके पास इस वक्त जो चेयरमैन आया है, जैसे भट्टी साहब ने अभी बात की है कि कप्तान ने मांगी और आपको वो लड़के मिले, ये चीज़ होती है। ये नहीं होता है कि जब आप एक कप्तान बनाते हैं हमेशा वो अपना एक वर्किंग होती है और उसको अपने लड़के जहाँ वो उसका कंफर्ट जोन होता है वो उनको लेके जाता है। ये कई दफ़ा नहीं होता था। पीजे साहब, कई दफ़ा हमने देखा हमारे कोचेस गए एंड मौके पर तो हमारा कप्तान निकल कर सामने आ गया, नहीं तो जब तक वो कोचेस थे, मिसबा और वकार जब तक थे, तो हमारा यही कप्तान हमें बहुत दबा फील्ड में बुझा बुझा सा नजर आता था। ऐसा लगता था कि प्लान बाहर वालों के पास है, इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है और ये सिर्फ एक ऑपरेटर की हैसियत से ग्राउंड में मौजूद है। इससे आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? ये एक बहुत प्रॉब्लम है और मैंने देखा है कि जब हम खेलते थे हमारे पास तो कोचेस नहीं होते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस बाहर से आ रही होती थी कि उसको कहो ये करो, माजिद जहांगीर को कहो ये करो, फलाने को कहो ये करो, तो ये बाहर से आपके होता था। लेकिन देखें, जब अंदर आप किसी को बना देते हैं कैप्टन, फिर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है और वही टीम कैरी करता है। जीत में भी उसको एक्कलेड्स मिलते हैं, हार में भी उसको तनकीद होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो कैप्टन होता है इसको आप खुली छुट्टी दो और इसको को डू व्हाट यू लाइक एंड प्ले। ये माइक ब्रेली मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त एक कैप्टन था, मीडियोकर प्लेयर था, लेकिन जो कैप्टनसी उसकी थी मैं समझता हूँ बड़ी आउटस्टैंडिंग, यही इयन चैपल की होती थी, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, क्लाइव लॉयड की आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी। आप लड़कों को लेके कैसे चलते हो, मीडियोकर प्लेयर को आप बड़ा कैसे बनाते हो, तो ये एक अच्छा मौका है। अभी हमारे पास ये बाबर आजम है, लेकिन अभी बोर्ड को चाहिए कि एक स्काउटिंग करे और फ्यूचर को भी देखे। सही, डोंट हम करते हैं लास्ट मिनट.com, किसी ने 300 या 100 कर दिया, आप उसको कप्तान बना देते हो। वो बेचारा अपना पहले, ये जिस तरह बाबर आजम के साथ हुआ है, तो ये अच्छा भला खेल रहा है, उस पर प्रेशर आ गया बेचारे के ऊपर, अब ये स्लोली अडेप्ट कर रहा है, अडेप्ट करेगा। अब कई चीज़ें आज के मैच के अंदर, बाबर आजम को हमेशा सेंटर में होना चाहिए विकेट के, बिटवीन जहाँ गर्मा गर्मी होती है, लड़कों को गाइड करे, इधर करे उधर करे। और जब ये बाहर चले जाते हो ना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ्स के ऊपर, तो मैं समझता हूँ आपका एक ओवर के अंदर जो डिस्कनेक्ट होता है दैट कुड बी वेरी कॉस्टली। सो कैप्टन को हमेशा मिडल ऑफ द विकेट होना चाहिए जहां वो उसकी नजर पूरी टीम के ऊपर हो। बट बाबर हैज डन वेरी वेल सो फार, आगे बड़े मैचेस हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो भट्टी साहब ये ज़ाहिर जो टीम का इस वक्त एक कॉन्फिडेंट इसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो बाबर आजम का इस वक्त एक कॉन्फिडेंस उनको एक मिला एज कैप्टन, ये चेंज ऑफ मैनेजमेंट इसमें एक फैक्टर है कि ज़ाहिर है एक डिफेंसिव माइंडसेट की मैनेजमेंट गई है, एक एग्रेसिव मैनेजमेंट इस वक्त टीम में आई है, तो इसका एक पॉजिटिव असर पूरी टीम पर, खासतौर पर बाबर पर एज कैप्टन पड़ा है, आप नज़र आता है आपको? बिल्कुल, देखें अरबाब, मिसबाउल हक और वकार यूनुस जिस तरह पाकिस्तान टीम को एन वक्त पर छोड़कर चले गए या उनसे रिजाइन लिया गया, वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन अगेन रमीज राजा को हम क्रेडिट देंगे कि कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैथ्यू हेडन का एक वीडियो इंटरव्यू रिलीज किया है। वो पाकिस्तान टीम के माहौल और पाकिस्तान टीम के कल्चर के बारे में जिस तरह की तारीफें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कल्चर और ये माहौल हमने ऑस्ट्रेलियन टीम में भी नहीं देखा। अच्छा। तो देखें, एक गोरा जब दूसरे मुल्क से आता है, चाहे वो पाकिस्तान से पैसे ले रहा हो, मैं और अपने पीजे भाई जो हैं, हम 2007 में वेस्ट इंडीज में थे, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन उस टीम ने जिस तरह कॉम को लेट डाउन किया, अगले दिन बॉब वुल्मर इस दुनिया से चले गए,
वो ऐसा एक पाकिस्तान टीम का मुश्किल टाइम हमने देखा था कि उस टीम में बहुत सारे सुपरस्टार थे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी। इस टीम में बड़े नाम नहीं है लेकिन आप देखिए परफॉर्मेंस बड़ी दे रहे हैं, तो हमें बड़े नामों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बड़ी परफॉर्मेंसेस की तरफ जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज है कि एक हमारा धीमे मिजाज का लो प्रोफाइल में रहने वाला कप्तान है, लेकिन ग्राउंड में वो जो पीजे भाई कह रहे हैं ना कि बाउंड्री पे क्यों चले जाते हैं, तो मैं जाहिर है पीजे मीर साहब तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, मेरा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयरों को फील्ड में छुपाना पड़ता है। अच्छा। तो बात जगहों पर कप्तान खुद बेचारे को बाउंड्री पे इसलिए जाना पड़ रहा है कि जाहिर है बहुत सारे ऐसे हमारे फील्डर हैं जो बाउंड्री पे कैचेस नहीं कर सकते। तो बहरहाल फाइनली हमें इंडिया की जीत के बाद 48 घंटे में एक और खुशी मिली है, तो फिलहाल हमें अच्छी बातें करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर भट्टी साहब जो फील्डिंग की भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ज़ाहिर बाउंड्री पे जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि कैचेस करने होते हैं और फिर बाज़ औक़ात वो जो डबल होता है उसको भी सिंगल में कन्वर्ट करना होता है अपनी तेज़ फील्डिंग से, तो वो भी ज़ाहिर एक फैक्टर हो सकता है। अब अगला मैच अफगानिस्तान से है और कल जिस तरह अफगानिस्तान ने, ज़ाहिर स्कॉटलैंड एक एसोसिएट मेंबर है, एक बहुत कमज़ोर टीम है, लेकिन ज़ाहिर जिस तरह 60 पे आउट किया राशिद और मुजीब की जो बॉलिंग है, अब वो एक ख़तरा पाकिस्तान के लिए आपको लगता है उनकी स्पिन बॉलिंग बन सकती है? पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं लेकिन आज भी सोडी 2 विकेटें ले गए, सेंटनर ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो अब वो राशिद और मुजीब की तो ज़ाहिर क्लास अलग ही है, वो एक ख़तरा आपको लग रही है अफगानिस्तान, या इसी तरह पाकिस्तान उनको भी हरा देगा आसानी के साथ? जी मुझसे पूछ जी भट्टी साहब आपसे पूछूं, फिर पीजे मीर साहब से। देखें, नो डाउट मुजीब और राशिद दोनों दुनिया के इस वक्त टॉप के स्पिनर्स हैं, और अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में हेडिंगले लीड्स में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, बहुत कांटे का मुकाबला, गिरते पड़ते इमाद वसीम और वहाब रियाज ने वो पाकिस्तान को 3 विकेटों से मैच जितवाया था। अफगानिस्तान खतरनाक टीम है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान की टीम को, जबकि वो स्कोर भी कोई ज्यादा नहीं था, वो 245-246 के आसपास कोई स्कोर था वो जी, लेकिन हमारे बैट्समैन उस मैच में हिमाकत से आउट होकर विकेटें खोते रहे, सरफराज अहमद जिस तरह रन आउट हुए, तो मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड और पाकिस्तान की टीमों में फर्क है। अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे को अबू धाबी में मैच है, और आपको बताया कि दोनों मुल्कों के बहुत बड़ी तादाद में परस्तार जो हैं वो यूएई में मौजूद है, तो ग्राउंड में भी आप देखिएगा काफी हल्ला गुल्ला होगा। मैच में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की राइवलरी हमने हेडिंगले लीड्स में देखी थी कि पाकिस्तानियों को मार रहे थे अफगानी इंक्लोजर्स के अंदर, और फिर ग्राउंड के बाहर अलग मारपीट कर रहे थे। जाहिर है यूएई में वो माहौल नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम फ्राइडे को अच्छे तरीके से फिनिश करेगी मैच को, और पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी भी मिलेगी। सही। तो पीजे मीर साहब, डायरेक्ट अफगानिस्तान की टीम इस वक्त एक बहुत इंप्रूव टीम है, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी थी इस टूर्नामेंट के लिए, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी बड़ी टीम हमने देखा क्वालिफाइंग राउंड खेलकर फिर मेन राउंड में आई हैं। तो ये कितना बड़ा इस वक्त थ्रेट हो सकता है? एक तो उनकी स्पिन बॉलिंग, फिर जो उनका ओपनिंग पेयर है वो अगर 4-5 ओवर चल गया, ज़ाहिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के सामने चलना मुश्किल है, लेकिन अगर हज़रतुल्लाह ज़ज़ई बहुत एग्रेसिव, फिर नीचे आके नबी, फिर असगर अफगान, मतलब वो एक के बाद एक ऐसे अटैकर्स हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम में हर एक बंदा छक्के मारने वाला है, तो कहीं कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप जुमे के मैच के लिए, या पाकिस्तान के लिए एक ईजी रन होगा सेमीफाइनल तक? नहीं जी, देखें, ख़तरा आपको हर मैच में हर एक के साथ होता है। हम वो टीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक है। आपको भट्टी साहब बताएंगे कि न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स रहा है हमेशा, और ये कहीं ना कहीं से आके सरप्राइज़ दे देता है, और यही चीज़ अफ़गानिस्तान की। लेकिन अफ़गानिस्तान को आप इन लड़कों को एक ज़रूर क्रेडिट दें कि इनके मुल्क के अंदर जो जो हलचल मची हुई है, उस हलचल के बावजूद ये लड़के आके, हालांकि पाकिस्तान में खेलते रहे, लेकिन आके एज द अफ़गानी टीम इन्होंने ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। हैट्स ऑफ टू दिस बॉयज़, बिकॉज ऑब्वियसली इनको, इनकी सारी फैमिलीज़ वहाँ हैं, रिश्तेदार वहाँ हैं, दोस्त वहाँ हैं, एंड इन कंडीशंस में आके मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और पर्टिकुलरली ये मुजीब ने देखो 5 for 20 4 ओवर्स के अंदर ये जो किया है, आउटस्टैंडिंग है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ हमारी टीम तकड़ी है, इनसे ऑन पेपर तकड़ी है, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि अपसेट कर सकते हैं, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी टीम को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको अगर वीक टीम है उसको आप इतना, आप उनके खिलाफ इतनी रन्स करो
कि अगलों को भी पता ठीक है, चल अब जाए किसी टीम को कि देखो, इजी नहीं लेना है, हम ज़रा lightly आगे नहीं ले रहे हैं। निस्बतन तो पाकिस्तान के ये- हल्की टीमों के साथ मैचेस हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो मैचेस भी पूरी तैयारी के साथ और इसी मोरल के साथ खेलने। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगले 3 मैचेस में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी और सेमीफाइनल तक बआसानी क्वालिफाई कर लेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे नॉन इशू की जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने खुद इनिशिएट किया, खुद ही इशू बनाया और फिर खुद ही रिजॉल्व किया और अब खुद ही इसका क्रेडिट लेकर खुश भी हो रही है। आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ISI के डायरेक्टर जनरल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद नंजुम को नया DG ISI तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा और मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक DG ISI के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई दिन से जारी DG ISI की तकर्री का इंतहाई मुतनाज़ मामला हल हो गया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहले ऐलान हुआ था। लेकिन उस ऐलान के बाद उस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था और ख़बरें ये सामने आई थीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुबुकदोश होने वाले DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ काम करने में ज़्यादा सहूलत महसूस करते हैं और चाहते हैं कि फैज़ हमीद ही इस ओहदे पर काम जारी रखें। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक मामूल से ज़्यादा तवील मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था कि उसके अगले दिन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को मीडिया पर आकर ही कहना पड़ा था कि वज़ीर आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि फ़ौज का वक़ार कम हो और सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि सिविल सेटअप की इज्जत में कमी आए। उन्होंने क्या कहा था, ये आप सुनिए। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। जिस दिन फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ौज के खुफिया इदारे ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद को इस ओहदे पर मज़ीद चंद माह रखने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब नए DG की तैनाती तरीक़ाकार के तहत होगी और तरीक़ाकार की बात करें तो DG ISI को तैनात करने की अथॉरिटी वज़ीर आज़म की है। बहरहाल काबीना के अरकान उस वक्त भी कह रहे थे कि सब एक पेज पर है, मामला सेटल हो जाएगा और आज भी शेख रशीद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि सब एक पेज पर है, मामला सेटल हो चुका है और अब DG ISI का तकर्रुर भी हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, हुकूमत इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है, कौन करता है, किस लिए करता है, इससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होता है। हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को ये सब कुछ पता था और उनके पास इस महंगाई को कंट्रोल करने का नुस्खा भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। जिस इदारे से कर्ज लेने से बेहतर खुदकुशी को समझा जाता था, मुल्क का कर्ज उतारने के लिए उसी से कर्ज लेना पड़ा और जब IMF की शराइत पर उससे कर्ज लिया तो बिजली गैस की कीमतों और टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा, जिसके बाद महंगाई का एक ऐसा तूफान आया कि आज तक हुकूमत इसको रोकने में मुकम्मल नाकाम है। माफिया ने आटे, चीनी, घी की कीमतें बढ़ाई, लेकिन उस माफिया को लगाम डालने के लिए हुकूमत नामुमकिन इस वक्त ये सूरत हाल हुकूमत के लिए नज़र आ रही है और शायद इस हुकूमत के लिए आटा, चीनी और घी जैसी अशिया पर सब्सिडी देने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि एटमी ताकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान माफिया के सामने बेबस हैं, हुकूमत को 3 साल से ज़ायद अब हो चुके हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा अब तक मुल्क में सारी खराबियों का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहराते हैं। अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के आदाद शुमार की रिपोर्ट्स हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी का सबूत दे रही हैं। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। खाने पीने की अशिया की 2 गुना इजाफा हो चुका है, जबकि घी, तेल, चीनी, आटा और मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 सालों के दौरान 49% तक का इजाफा हुआ और कीमत 93 रुपये 80 पैसे फी लीटर से बढ़कर 138 रुपये 73 पैसे तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमत में 3 साल के दौरान 83% का इजाफा देखने में आया और 54 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत अब 100 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 3 साल में 52% बढ़ चुकी है। घी की फी किलो कीमत 133% इजाफे से 356 रुपये फी किलो पर पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 सालों में
खुदनी तेल के 5 लीटर का केन 87.60% महंगा हुआ। दालों की कीमत में 60 से 76% तक इजाफा हुआ। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 60% का इजाफा देखने में आया। विफाकी इदारे शुमारियात के आदादो शुमार के मुताबिक 3 साल में गाय के गोश्त की कीमत में 48% का इजाफा हो चुका है, जबकि LPG के 12 किलो के सिलेंडर की कीमत में 51% का इजाफा हुआ है और ये कीमत 1536 रुपए से बढ़कर 2322 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली के निर्खों में 57% का इजाफा हुआ है। इस तरह 3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए 38 पैसे का इजाफा अब तक हो चुका है। अब ये इजाफा जो हर चीज़ में हुआ है, क्या ये यहीं पर रुका रहेगा? क्या हुकूमत इसको मुमकिन बना सकती है, या फिर ये चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF की शराइत से भी जुड़ी हुई हैं? तो अगर मुस्तकबिल में हुकूमत ये शराइत मानेगी तो फिर हुकूमत को महंगाई मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, और अगर मज़ीद महंगाई बढ़ती है तो फिर ये बोझ ये गरीब आवाम कैसे उठा पाएगी? इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब ये 3 साल के जो आदादो शुमार हैं, ये तो एक गरीब आदमी के लिए बड़े खौफनाक हैं। अब ये हुकूमत क्या इस सलाहियत रखती है कि इस महंगाई को कम नहीं कर सकती, कम से कम इसी सतह पर रोक ले? क्योंकि 3 सालों में तो मुस्तकिल इसके बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको शाहिद साहब? ये आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। असल में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं वो नाकाबिल फ़हम है, यानी उसको वो दिफा करना उसका मुमकिन नहीं है। एक तो हमने अशराफिया की मईशत बना दिया पाकिस्तान को, दूसरे ये था कि बैसाखी के ज़ारे मईशत चला रहे हैं। मगर 2 ऐसे तबाहकुन फैसले किए जो अकल में नहीं आ रहे कि क्या किया। पहला तो ये था कि जब एंडेमिक की आड़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25 से कम करके 7% कर दिया और फखरिया कहा कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी है। इसके जो तबाहकुन असरात थे वो उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो गए थे। पहले तो सवाल ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी आपने क्यों की? क्या खुदा न खास्ता यहाँ पेंडेमिक से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था? असल में वो एक फ़ैसला हुआ कि इसके पेंडेमिक की आड़ में जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं उनको बेतहाशा मराद दे दें, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े, और इसका बोझ पाकिस्तान की मईशत पर। तो शायद साहब ये डिसीजन क्यों लिया गया था और किसकी ये तजवीज़ हो सकती थी? क्या ये गवर्नर स्टेट बैंक की तजवीज़ पर हुआ? वो तो ज़ाहिर बाहर से है, वो पाकिस्तानी अशराफियों को क्यों फ़ायदा पहुँचाना चाहेंगे, या फिर ये हुकूमत की अपनी इंटेंशन थी? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि हमारे जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो IMF के मुलाजिम हैं, रहे हैं, शायद वापस भी वहीं जाएंगे। तो वो जो उसका एजेंडा है वही एजेंडा है जो अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम का एजेंडा है। अच्छा। यानी पाकिस्तान ने 23 IMF के प्रोग्राम, हमने 58 से अब तक 23 प्रोग्राम किए हैं, और जो मईशत की हालत है तो वो नज़र आ रही है कि वो 23 प्रोग्राम कैसे हुए और क्यों हुए। तो वो तो उससे तवक्को कोई रखना कि IMF प्रोग्राम से बेहतरी आएगी जो है हिमाकत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो मुल्की अशराफिया है और जो बैरूनी अशराफिया है, जिसका मैं IMF कह लें या अमेरिका और दूसरे ममालिक कह लें, उनके अंदर भी एक गठजोड़ मौजूद है। तो वो गठजोड़ जो था, तो इसीलिए कुछ स्टेट बैंक ने इक़दाम उठाए, और दूसरे ये था कि इनका दिफा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, जब आपने इतनी ज़बरदस्त सरह नमू जो वो डिस्काउंट रेट गिरा दिया, तो उसी के साथ स्टेट बैंक ने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप बैंकों को भी सस्ते शरह सूद पर कर्जे दिए, बैंकों ने भी खूब मुनाफा कमा लिया, और ताजरों को और सरतकारों को भी खूब सस्ती शरह पर कर्जे दिए। बेतहाशा गाड़ी इम्पोर्ट्स हुई, बेतहाशा इम्पोर्ट्स जो है बढ़ी, जिसकी वजह से तिजारती खसारा बढ़ा, रुपए की कदर पर दबाव बढ़ा, और रुपए की कदर का जो है ना, मैं कहता हूँ इनको नींद कैसे आती है। मैं आपको बताऊँ 3 वर्षों में पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 41% गिरा है, 41%। अब बांग्लादेश में 3 से 4%। साहब आप कह रहे हैं कि उनको नींद कैसे आती है? वो बयान ये दे रहे हैं कि इससे ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है, और 80-90 लाख लोगों की तो उनको परवाह है, या 22 करोड़ लोगों की परवाह नहीं है। इस पर जरा मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे थोड़ी फूड इन्फ्लेशन से मुतालिक बात करते हैं। फिर डॉक्टर साहब आगे चलकर ये डॉलर प्राइस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान है, इन तमाम मौजूद पर भी एक एक करके बात करते हैं। तो शमसुल इस्लाम साहब, ये फूड इन्फ्लेशन की वजह क्या है? ये आटा और चीनी खासतौर पर महंगा क्यों है? जब हम ज़रूरी मुल्क हैं, आटा गंदम हम उगाते हैं, चीनी हम खुद अपनी मिल्स में तैयार करते हैं, फिर हम यहाँ 115 रुपये फ़ी किलो चीनी या 80 रुपये फ़ी किलो आटा हम क्यों खरीद रहे हैं? इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में आपको पता है कि जो पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जो चंद लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से आज 2018 से लेकर आज हम 2021 में बैठे हैं कि मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है। वो पॉलिसीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप ये देखें कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो एक हॉच पॉच इकोनॉमिक मॉडल है, जिसमें
हुकूमत भी कारोबार कर रही होती है और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा होता है, और इसके ऊपर कोई रेगुलेशन सही तरीके से है नहीं कि आपके पास मालूम हो कि कितनी आपको दरामदात की जरूरत है, कितनी आपको बरामदात की जरूरत है। आप उससे कतई नजर अपना काम जारी रखते हैं। आपके यहाँ पे वीट का देखें कि आपको जब 2018 से आपको महंगाई का एक क्राइसिस शुरू हुआ कि आपके पास वीट का जो जरिए जो अपनी पैदावार होती है उसका जो सीड था वो बुनियादी तौर पे इतना अच्छा नहीं रहा था, और ज्यादातर हमारे जो 80% तक जो ग्रोअर होते हैं वो हमारा इन हाउस सीड यूज करते हैं, जिसमें कोई सर्टिफाइड सीड नहीं होता था। वो बुनियादी वजह एक सीड की खराबी थी, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप मुसलसल कम हुई, और तीसरे साल में जाके जब हुकूमत ने 1400 से बढ़ाकर तो उसको 1800 पे लेके गए, रेट बढ़ाया उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस का, इसकी वजह से क्रॉप जो है अच्छी खासी ज्यादा बढ़ गई, और हुकूमत ने खुद दावा किया था 27.8 या ऐसे उन्होंने कहा था कि हमारी क्रॉप बम्पर हो गई है, अब हमें बीज जो है इतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन वही जो चीज सबसे ज्यादा क्रॉप पैदा हुई थी उसी की प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि पॉलिसी हमारे ये भी है कि हुकूमत को भी गंदम खरीदनी होती है और जो प्राइवेट सेक्टर वो भी खरीदता है। हुकूमत ने अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं किया और लेट मार्केट में आई, और उस दौरान जो है जो प्राइवेट सेक्टर जो था वो 1700 से 1800 से कम के रेट के अंदर जो गंदम खरीदता रहा, और फिर बहुत सारे हमारे जो है जो तो इसका मतलब शमसुल इस्लाम साहब ये बम्पर क्रॉप थी वाकई, और इस बम्पर क्रॉप के बावजूद हमने हुकूमत की गलत या ताखीरी पॉलिसी के बाइस ये मौका ज़ाय कर दिया कीमत कम करने का। जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्योंकि आपको पता है हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत सारे जो हमारे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो ज्यादातर एग्रेरियन बैकग्राउंड के हैं, और वो बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं, तो वो ज्यादातर जो है वो जो गंदम पैदा हुई कोई 3 साल से आप देख रहे थे कि किस्तें बढ़ रही हैं, तो वो अपने पास जखीरा कर लेते थे और मार्केट में बेचते नहीं थे, और छोटे काश्तकार जो है वो हुकूमत को देते थे, तो उससे आपको देखा कि आपके टारगेट पूरा नहीं हो सके, और साथ ही चीनी का भी यही हुआ कि पहले आपके पास तो शमसुल साहब इसका मतलब कि जो गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसी वो उन पॉलिसीज़ को ये हुकूमत बदल नहीं पाई, जबकि ये तो माफिया को ख़त्म करने, माफिया से लड़ने और इन्हीं पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये अपना जो बयानिया था वो लेकर आई थी, तो इसका मतलब ये हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई पॉलिसी साजी में। देखिए जी, हुकूमत को जो ये सियासतदान आके निकला, असल हुकूमत तो एक ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है जो आज तक नहीं बदली, उसके डीएनए की जो प्रॉपर्टी है वो आज भी वैसी की वैसी है। उनके पास अगर फसलें बढ़ानी होती है तो एक ही शॉर्टकट होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दो, अगर महंगी हो गई है तो सब्सिडी दे दो गरीब आदमी को, तो हमारा ये काम चल जाएगा। उसको तब्दील करना चाहिए था। आज भी हुकूमत चाहे तो ये पॉलिसी वीट की जो है जिसपे अरबों रुपया जो है कमोडिटी ऑपरेशन पर खर्च करती है, और जिसका रिजल्ट जीरो निकलता है, ना ग्रोअर को फायदा होता है, ना ही आम आवाम को फायदा होता है, बल्कि आप हर साल बोरान पे बोरान आ रहा है, तो इसको ये खत्म करना चाहिए और ओपन कर दे मार्केट को। कि आप जो है अपना मैंडेटरी जो स्टॉक फाइल है वो गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखोगे, और बाकी जो है जिसने खरीदना है प्राइवेट सेक्टर ने खरीदे, फ्लावर मिल वालों ने खरीदना है, एक्सपोर्टर्स ने खरीदना है, अगर एक्सपोर्ट हो सकती है तो एक्सपोर्ट करें, कोई सब्सिडी नहीं होगी। तो ये फ्री मार्केट की पॉलिसी अगर दी जाएगी तो हुकूमत जो है इसको स्टेबलाइज कर सकेगी, प्राइसेस को आपस में। तो शमसुल साहब ये तजवीज़ आपने किसी हुकूमती फोरम पर दी या नहीं, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जिस तरह तजवीज़ दे रहे हैं कि ओपन और फ्री अगर ये कर दिया जाए इस पूरी इस मार्केट को तो इससे कीमतें कम हो सकती हैं, तो फिर ये फूड इन्फ्लेशन पर काबू पाना क्या हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, करना नहीं चाहती या करना चाहती है, हो नहीं रहा? मसला क्या है असल शाहिद साहब ये बढ़ती हुई महंगाई के? मईशत है वो अशराफिया की मईशत है, और जो माशी फैसले हो रहे हैं वो या तो उनके दबाव पे होते हैं या उनको खुश करने के लिए होते हैं, चाहे कानून तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े। इसके एक एक लफ्ज़ जो है वो उसके सबूत मौजूद हैं। तो ये जो है उनके आगे बेबस नहीं है हुकूमत। मैं नहीं मानता कि अशराफिया जो है माफिया के आगे बेबस है, नहीं, उनके साथ इनका मुकम्मल गठजोड़ है, उनके साथ गले मिल चुके हैं, और उन्हीं के सारे, मैंने जैसे कहा था कि उन बेसाखी के सारे मईशत को चलाया जा रहा है। तो ये कहना है कि जो पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसियाँ इस्तेहसाली थी वही बरकरार रखी हैं, ये शायद गलत होगा। इन्होंने इतना जितना इस्तेहसाली किया है, मसलन मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि लूटी हुई दौलत को जिस कम तरीन शरह पर माफ़ किया गया है वो दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो पिछली हुकूमतों ने तो ऐसा नहीं किया था। इन्होंने तो ये भी किया था कि जो लूट के दौलत बाहर गई थी ऑफशोर में, उसके लिए भी कहा चाहे हुक्मरानों की हो, जजेस की हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, सब उससे फ़ायदा उठाएं, पैसा वहीं रखें और यहाँ पर टैक्स दे दें। जबकि शाहिद साहब ज़ाहिर है आपको भी याद होगा कि ये तो आए इस नारे पर थे कि जो लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको भी हम वापस लाएंगे।
जी, बिल्कुल यही था, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो यही थी कि दौलत वहीं रखें और यहाँ पर जो है वो 6% टैक्स दे दें, ये उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद तीन एमनेस्टी ये ला चुके हैं, इस वक्त भी चल रही है। मगर जो शाही साहब, ये जी, 6% से कितना रेवेन्यू जमा कर लिया होगा वजारत खजाना ने? देखिए अभी तो दूसरी बात हम तो ये कर रहे थे कि आपने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था गवर्नर स्टेट बैंक का, तो जी। उस सबसे ज्यादा फायदा तो उनको हुआ जिन्होंने लूटा हुआ दौलत पाकिस्तान से बाहर भेजी थी, 6% पर माफ कराया था। अब आप उनको ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पर रोशन डिजिटल में लगा दें, और ये रुपए की कदर जो गिरी है, आप ये देखिए कि अगर $100 के ऊपर उस वक्त उसके रुपीस बनते थे जब इमरान खान साहब आए थे 12,400 रुपए, आज बनते हैं 17,400, यानी $100 पर 50,000 का फर्क हो गया। तो जिन्होंने लूटी हुई दौलत बाहर बेच के 6% पे माफ कराया था, उनकी तो चांदी हो गई, रिकवरी हो गई, बल्कि शायद ज्यादा ही हो गए उनके, तो उनको प्रॉफिट हो गया उन्हें। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि उनको $100 पर 50,000 का तो यही फायदा हो गया। फिर रोशन डिजिटल में उनसे कहा कि हम आपको 6.5 से 7% देंगे, आप वहाँ पैसा लगा दें। तो ये जो $55,000 की जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बात की थी, तो कोई उनसे सिर्फ ये कह देता, जनाब आप इतने सीनियर आदमी हैं IMF के, आपको ये नहीं पता कि जो मुल्क $55 अरब की इंपोर्ट्स कर रहा है उसका क्या हशर होगा, यानी उसके रुपीस कितने बढ़ेंगे, उसमें कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ेगी। तो वो असल तबाही जो आई है वो रुपए की कदर में कमी से आई है। जैसे मैंने कहा कि 41% कमी की है हमने, ये गिराया है, जानबूझ के गिराया है, दानिस्ता गिराया है। और इसको जब अगर कटहरे में खड़ा करें तो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर बांग्लादेश में 3 से 4% हुआ, भारत में 9% के करीब हुआ, तो पाकिस्तान में किस खुशी में 41% आपने रुपए की कदर गिरा दी, और शरह सूद जैसे मैंने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा गिराई। उसका मुंतकी नतीजा ये है कि शरह नमू सुस्त हो गई, आपके महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, आपके मुल्की और बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े। उसके बाद आपका बैरूनी सरमायाकारी गिर गई, बजट खसारा बेतहाशा बढ़ गया, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ा। ये चीजें इतनी वाज़ेह हैं कि इसमें कोई शुबे की या बहस की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल शायद साहब, ये वाज़ेह चीज़ें, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों को, काबीना के अरकान को शायद ये इतनी वाज़ेह नज़र आती नहीं, वरना इस तरह के बयानात मुख्तलिफ अरकान की जानिब से दिए न जाएँ। शमसुल इस्लाम खान साहब, ये जो आपने ये तजवीज़ पेश की थी कि अगर ये मार्केट को, खरीदारी को ओपन और फ्री कर दिया जाए तो इससे आटे की कीमत में कितनी कमी हो सकती है, कहाँ तक की कीमत आ सकती है नीचे गिर के, और इस तजवीज़ को आपने किसी हुकूमती फोरम पर शेयर किया है, कोई संजीदा हल्कों में इससे मुतालिक बात हुई है? मैं मुसलसल कई सालों से ये तजवीज़ देता आ रहा हूँ, मुख्तलिफ मीडिया के उस पर भी और ऑल प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन आपको पता है कि आप जो है आपकी जो वीट का जो साइज है वो बहुत बड़ी क्रॉप का साइज है, और उसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल ओनर होता है ना, वो सबसे बड़े ही असेंबली में बैठने वाले जो है वो सियासतदान होते हैं। वो मुसलसल इस पॉलिसी को आगे नहीं आने देते, क्योंकि ओपन मार्केट जो होती है, रेगुलेटेड ओपन मार्केट, जिसमें हुकूमत का किरदार सिर्फ डेटा बनाना और क्रॉप को मॉनिटरिंग करना और बाहर से माल जो पाकिस्तान बरामद हो रहा है वो, और जो पाकिस्तान से बाहर बरामद हो रहा है उसका डेटा रखना होता है। हुकूमत बुनियादी तौर पर इस ओपन रेगुलेटेड मार्केट के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करती, सिर्फ मॉनिटरिंग का। लेकिन क्योंकि वो जो एग्रेरियस सियासतदान है जो बड़े बड़े पॉलिसी बनवाते हैं। शम्स साहब, ये इस तजवीज़ पर अगर आपकी अमल होता है तो कीमत नीचे कितनी आ जाएगी? अगर इस वक्त 80 रुपए फी किलो आटा मिल रहा है तो एक आम सारिफ को, एंड कंज्यूमर को, वो आटा कितने रुपए किलो मिलेगा? देखिए आज भी जो 80 आटा मिल रहा है वो भी बहुत महंगा है। जो बुनियादी फार्मूला है पाकिस्तान में कि गंदम की जो प्राइस होती है उसके ऊपर जो है पहले 5 रुपए जमा करते थे तो आटा की कीमत निकाली जाती थी, अब जो है तकरीबन 10 रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि बिजली वगैरह महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। तो आज अगर हुकूमत इनको फ्लावर मिल्स को सरकारी रेट पे जो गंदम दे रही है 48 रुपए 75 पैसे की, तो उसके हिसाब से आपके पास जो है 60 रुपए से ज्यादा आटा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी आटा मार्केट में महंगा है। दिखाने के तौर पे बाद जगह आपको DC ऑफिस के पास या पार्लियामेंट के आगे कहीं आपको ट्रक नजर आ जाएंगे कराची में या और शहरों में। तो लेकिन उसका जो है जब आप फ्री मार्केट करोगे तो फिर आपकी मार्केट जो है हो सकता है 60 से भी कम आ जाए, क्योंकि जब जिसके पास फाइनेंशियल मदद होते हैं जितने, वो उतना जखीरा कर सकता है। लेकिन जब आप हुकूमत आ जाती है एक बड़े हैवी तो शम्स साहब, ये अक्सर हम हुकूमती कार्रवाइयाँ देखते हैं, ये जखीरा अंदोजों के खिलाफ किसी के गोदाम पर छापा मार दिया, वहाँ से इतना आटा या चीनी बरामद कर ली, तो ये वो जखीरा अंदोज ये कीमत बढ़ाकर ये मुनाफा उनकी जेब में जा रहा है, 60 से 80 का फर्क है जो, या फिर ये हुकूमत की जेब में जा रहा है? ये जा कहाँ रहा है जो 20 रुपए का फर्क है? देखिए जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनकी जेबों में जा रहा है। हुकूमत की अपनी पॉलिसी है जिसमें हुकूमत एक बहुत बड़ी अरबों रुपए खर्च करती है और गंदम जखीरा करती है, और फिर पूरा साल
जब गंदम महंगी हो जाती है उस वक्त जो है फ्लावर मिल्स को उसी सरकारी रेट पे बेचती है, तो इसका बेनिफिट जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ्लावर मिलर्स हैं, उनको जाता है। और उसके अंदर आपको देखा है कि हुकूमत पे हर दफा कोई ना कोई ऐसे शख्स मौजूद होते हैं जिसकी आटे का काम भी होता है, जिसका चीनी का भी काम होता है, जिसका खाने के तेल का काम होता है, जिसका जो है हर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कारोबार है उससे उसका ताल्लुक होता है। तो वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए सारे काम करके दे, और हुकूमत जब तक इसको छोड़ेगी नहीं। दुनिया में आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप बहुत सारी कंट्रीज को देख सकते हैं जहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट कोई एक दाना भी बफर स्टॉक नहीं रखती, ना वो कद्दू या चावल या कोई और चीज खरीदती है, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने को, दोनों चीजों को बैलेंस करके कंपटीशन कराती है, जिससे हेल्थी मार्केट बनती है और उससे प्राइसेस जो है डिमांड एंड सप्लाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है डिमांड एंड सप्लाई नहीं बनी। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे कार्टल्स बन गए और आपने देखा यहाँ तक के अंडा मुर्गी तक का कार्टल आ गया, चीनी का कार्टल आपके सामने और बहुत से कार्टल आपके सही। सामने। और शम्स साहब, ये सारे कार्टल आटे के इस प्रोसेस के बारे में आपने डिटेल से बताया, चीनी के प्रोसेस से मुतालिक भी मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन शाहिद साहब ये आप ये दानिस्ता तौर पर अगर ये हुकूमत ये अपने रुपये को डी वैल्यू कर रही है तो 1.5 साल बाद इसने आवाम के पास जाना है। अगर ये इसी तरह महंगाई होती रही तो अगली बार क्या ये आवाम इस हुकूमत को मैंडेट देगी? और इस रुपये को डी वैल्यू करने की क्या वजूहत, क्या मकसद हो सकता है? अगर ये इंटेंशनली हुकूमत कर रही है तो इसके पीछे कहीं कोई मकसद ही हो सकता है ना, कोई फ़ायदा ऐसा होगा जिसके तहत हुकूमत ये कर रही होगी। देखिए, बात ये थी कि जब आप 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट सालाना करते हैं तो उसका जो रुपी इक्विवेलेंट होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। तो ये जो पिछले दिनों शोर कर रहे थे कि जी हमारे टैक्सों की वसूली बढ़ गई, उसकी वजह ये थी कि आपने रुपए की कदर को इस बुरी तरह गिराया कि मई से अब तक कोई 30 रुपए गिर गए। तो कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ी ये देखिए। पहले तो ये जैसे ऑयल का माफिया यहाँ काम कर रहा है। अगर आप ये करें कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़े नंबर 1, और नंबर 2 रुपए की कदर गिरे, दोनों सूरतों में हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं और उसका डीलर्स कमीशन भी बढ़ जाता है, रिफाइनरी का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। आप उसको ये कर दें कि जी 1 लीटर पर हम इतना टैक्स लेंगे, मैक्सिमम ये है, तो फिर आलमी मंडी में कम हो या ज़्यादा हो उसको फिर एडजस्ट कर लें। लेकिन यहाँ तो रुपए की कदर गिरने से इंपोर्ट में हुकूमत को टैक्सेस मिलते हैं, पेट्रोल में हुकूमत के टैक्सेस बढ़ते हैं। अगर अब के जो तबाही आ गई वो मैं आपको जरा बता दूं, ऑयल माफिया का बहुत बड़ा कंट्रोल हाथ है इसके अंदर। ठीक है, और ये माफियाज अभी तक हुकूमत को मजबूर किए हुए हैं, लेकिन हुकूमत इनके खिलाफ कामयाब हो नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में भी इस मजीद हम गुफ्तगू करते रहेंगे। और अभी प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं इंसानी तारीख के उस स्याह तरीन दिन की जब भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जे और हमले के लिए अपनी फ़ौजें दाखिल की थीं। हालांकि तकसीम हिंद और रियासतों के इल्हाक का जो फार्मूला वज़ा किया गया था उसकी रूह से रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक सिर्फ पाकिस्तान ही से हो सकता था, क्योंकि रियासत की अक्सरियत या आबादी मुसलमान थी। रियासत के बाशिंदों के जोग्राफियाई और लिसानी रिश्ते नाते भी पाकिस्तान से ही मिलते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रियासती मुसलमानों की नुमाइंदा जमात यानी ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मुतालबा कर चुकी थी। अंग्रेज़ और हिंदू मुसलमानों के दुश्मन और पाकिस्तान के मामले में पहले ही बदनीयत थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बेदस्तूपा करने और आबी तौर पर कमज़ोर करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर पर हमले और कब्ज़े का फैसला किया, जिसके लिए महाराजा हरी सिंह की तरफ से रियासत के भारत के साथ इल्हाक का एक झूठा मुआहदा तराशा गया। और फिर इसी झूठे मुआहदे को जवाज़ बनाते हुए 27 अक्टूबर 1947 को रात की तारीकी में भारत ने अपनी फ़ौज रियासत में दाखिल की। उस वक्त भारतीय फ़ौज को अंग्रेज़ वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरों की मदद भी हासिल थी। महाराजा हरी सिंह भी मुसलमानों का दुश्मन था। हरी सिंह उस डोगरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जो गुज़िश्ता 100 साल से मुसलमानों पर जुल्म व जबर करता चला आ रहा था। कमाते मुसलमान थे और खाते ये डोगरा हुक्मरान थे। कश्मीरी मुसलमानों पर लातादाद और बेजा तरह तरह के टैक्सेस आए थे। घर में सिर्फ एक चूल्हा रखने और ताज़ा हवा के लिए सिर्फ एक खिड़की नस्ब करने की इजाज़त थी। अगर कोई दूसरा चूल्हा रखना चाहता या दूसरी खिड़की लगाना चाहता तो उसे इन दोनों चीज़ों का टैक्स देना पड़ता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब डोगरा ख़ानदान की मुदाखलत मुआशी मामलात से बढ़ते बढ़ते मजहबी मामलात तक भी जा पहुंची। दूसरी तरफ बरसगीर के हालात तेज़ी से बदल रहे थे। अंग्रेज़ का इक़्तिदार दम तोड़ रहा था। हिटलर की पे दर पे यलगार की वजह से तमाम नौ आबादियाती मुल्क तेज़ी से उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। बरसगीर में आज़ादी की तहरीकें तेज़ दम हो रही थीं और मुसलमान भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान के क़याम के लिए सरों पर कफन बांध कर मैदान में आ चुके थे। इस मौके पर पाकिस्तान के क़याम के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने भी तारीख़ साज़ कुर्बानियाँ दी थीं।
कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की सजा देने और तकमील पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को अपनी फौजें 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल करके भारत ने शब खून मारा। महाराजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया। अहले कश्मीर ने जुर्रत और बहादुरी का रास्ता इख्तियार किया। जैसे ही भारत ने अपनी फौजें रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल की, कश्मीरी मुसलमान डंडे सुट्टे पुरानी बंदूकें उठाए मैदान जहाद में कूद पड़े और तमाम तर जुल्म के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों ने हजारों भारतीय फौजियों, टैंकों, तैयारों, तोपों और रॉयल इंडियन फोर्स को शिकस्त फाश से दो चार किया और एक बड़ा इलाका वागुजार करवा लिया। अब मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान भारत के ज़ेर तसल्लुत खित्ते की आज़ादी के लिए बार हैं, जिसे 73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये तारीख रात जल्द ख़त्म होगी और वहाँ पर आज़ादी का सूरज भी जल्द तुलू होगा। इसी के साथ आज से के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।